हाय सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपका एंटी मैटर के बारे में क्या व्यू है? एंटी मैटर जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ मैटर। जैसे फिजिक्स में कई टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे बिग बैंग, जायंट रेड स्पॉट, ब्लैक होल। मतलब इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जैसे एंटी मैटर का मतलब ऑपोजिट ऑफ मैटर। अभी फिजिक्स में ये आइडिया कहाँ से स्टार्ट होता है? ये एक्चुअली रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में स्टार्ट होता है, जहाँ हमें मतलब रिलेटिविस्टिक एनर्जी इक्वेशन जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन में डालते हैं, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस मिल जाता है, जो पहले सजेस्ट किया था कि एंटी पार्टिकल्स कैन एक्सिस्ट। लेकिन उसका कई शॉर्टकमिंग्स हुआ, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन तो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट नहीं था। तो इसीलिए बाद में क्वांटम फील्ड थ्योरी आ गया, और अभी हमें एंटी मैटर के लिए एक कंसिस्टेंट थ्योरी है जो हम क्वांटम फील्ड थ्योरी बोलते हैं, और स्टैंडर्ड मॉडल में इसका अच्छा वाला एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। तो गाइज़, अगर आपको भी एंटी मैटर के बारे में पूरा जानना है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। इस टाइम पर हमारी साइंस एक अलग ही स्पीड में काम कर रही थी। ये टाइम फिजिसिस्ट के लिए काफ़ी इंटेंस था। ऐसा लगता था कि हर एक दिन एक न्यू आइडिया को लेकर आएगा इस यूनिवर्स को समझाने के लिए। 1905 में, मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही, आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को सामने रखा, जिसने हमारे स्पेस और टाइम को देखने का नज़रिया बदल दिया। इसके 10 सालों के बाद वो अपनी जनरल रिलेटिविटी लेकर आए, जिसने हमारे ग्रेविटी की थिंकिंग को और ज़्यादा इन्हेंस किया। पर उनके साथ ही साथ एक दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट काफ़ी छोटे लेवल पर चीज़ों की स्टडी कर रहे थे। वो क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप कर रहे थे। स्मॉल लेवल पर पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम और उनकी एनर्जी और बाकी की फंडामेंटल चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे थे। मतलब उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि कई सारे फिजिसिस्ट ने अपने पूरे जीवन इन दोनों सब्जेक्ट को आपस में यूनिफाइड करने में बिता दिया, और उनमें से केवल एक ही पर्सन ऐसा था जिसने इस काम को करके दिखाया। उनका नाम था पॉल डिराक। दरअसल पॉल डिराक काफ़ी अजीबोगरीब इंसान थे। अगर आज के समय में वो जिंदा होते तो वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के शिकार होते। दरअसल ये न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें इंसान का लोगों से बात करने का तरीका, बिहेवियर और कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब वो 1929 में अमेरिका से जापान जा रहे थे हाइजेनबर्ग के साथ, तो ट्रिप के दौरान हाइजेनबर्ग ने इवनिंग डांस किया। तो इस बात पर ड्राक काफ़ी पजल्ड हो गए, और ड्राक ने उनसे पूछा कि उन्होंने डांस क्यों किया। तो हाइजेनबर्ग ने रिप्लाई किया, व्हेन देयर आर नाइस गर्ल्स इट इज़ प्लेजर टू डांस। मतलब अगर अच्छी लड़कियां हों तो डांस करने में मज़ा आता है। ड्राक ने इस बात को 5 मिनट तक सोचा और बोला कि आपको कैसे पता पहले से ही कि वो लड़की अच्छी है? हाउ डू यू नो बिफोर हैंड दैट द गर्ल आर नाइस? इसी तरह उनका काफ़ी वियर्ड बिहेवियर होता था। ऐसे ही वो हफ्ते में सारा दिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके काम करते, और संडे को कैम्ब्रिज सिटी के बाहर लंबी वॉक पर चले जाते। वहाँ पर जाकर वो प्रॉपर ड्रेस में पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। इनफैक्ट उनके एक लेक्चर के दौरान एक स्टूडेंट ने उनसे डाउट पूछा कि प्रोफेसर ड्राक, आपने ब्लैक बोर्ड पर जो इक्वेशन लिखी है वो मेरे को समझ नहीं आई। तो उन्होंने रिप्लाई में ये कहा कि ये तो कमेंट हुआ ना कि कोई क्वेश्चन हुआ। उन्होंने डाउट को इग्नोर करते हुए अपने लेक्चर को कंटिन्यू किया। अब इसके साथ ही साथ जिस तरीके से वो फिजिक्स को देखते थे, वो फिजिक्स को देखने का नज़रिया भी बिल्कुल उनके कैरेक्टर के जैसा ही था। दरअसल ड्राक एक काफ़ी जीनियस मैथमेटिशियन थे, पर उनकी डिग्री इंजीनियरिंग में थी। जिस तरह न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, इसी तरह ये भी वन ऑफ द फादर ऑफ फिजिक्स थे। सर आइजैक न्यूटन और पॉल ड्राक दोनों ही जीनियस मैथमेटिशियन थे, पर कई सारे लोग ड्राक को न्यूटन से भी ज़्यादा बड़ा मानते हैं। जैसे न्यूटन अपने समय में काफ़ी ज़्यादा सूडो साइंस में इन्वॉल्व हो चुके थे, जैसे कि अल्केमी। न्यूटन को लोग एरोगेंट मानते थे, पर ड्राक काफ़ी ज़्यादा सही पर्सन थे। इनफैक्ट फर्मियोन शब्द को उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने रखा, इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी के नेम पर। हालांकि ड्राक ने एनरिको फर्मी के साथ उन इक्वेशंस पर काम किया था जो कि फर्मियोन के बिहेवियर को बताती हैं,
पर तब भी उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं लिया। अनफॉर्चुनेटली जितना फेम उनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। इनफैक्ट आज के समय में काफ़ी कम लोग उनके साइंटिफिक करियर के बारे में जानते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशली कैसे ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, डिवाइसेस जो कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, इन पर उनका काफ़ी ज़्यादा काम था। हालांकि उनकी बिगेस्ट डिस्कवरी जो थी वो थी एंटी पार्टिकल को प्रिडिक्ट करना, जो कि साइंस फिक्शन राइटर्स का वन ऑफ द फेमस एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। दरअसल ये आइडिया ड्राक ने ही दिया था कि जब मैटर और एंटी मैटर आपस में कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे को एनिहिलेट कर जाते हैं, निगल जाते हैं। ये चीज़ आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा देखी होगी। 20th सेंचुरी में जब ड्राक ने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को कंप्लीट कर लिया तो वो अनएम्प्लॉयड थे और उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही उन्होंने मैथ को एज अ करियर चूज़ किया। हालांकि उस समय सभी लोग एक यंग ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट के बारे में बात करते थे जिनका नाम था एरविन श्रोडिंगर। उन्होंने वेव मैकेनिक्स को फॉर्मुलेट किया था, एक ऐसी इक्वेशन जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को बताती है एटम के अंदर। दरअसल श्रोडिंगर इक्वेशन ये बताती है कि एटम के अंदर किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आई नो श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, पर ड्राक ने ये रियलाइज़ किया कि श्रोडिंगर इक्वेशन में थोड़ी कमी है। दरअसल श्रोडिंगर इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या थी कि वो 20th सेंचुरी की दूसरे रेवोल्यूशन के साथ फिट नहीं बैठ रही थी। दरअसल 1905 में अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने एक काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ को शो किया, जो कि स्पेस और टाइम के साथ होती है जब भी कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है। और आई थिंक आप सभी जानते होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट पर पहुंचने पर क्या होता है, टाइम डायलेशन होता है, लैंड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और भी कई सारे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। अब भले ही श्रोडिंगर इक्वेशन स्मॉल एटम के केस में ठीक से काम करती हो, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिट में स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड में घूमने नहीं दे रहा, लेकिन जब हम हैवियर एटम की बात करते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ये इक्वेशन ब्रेक होने लगती है, काम में नहीं आती। इसके लिए हमको एक ऐसी इक्वेशन की नीड है जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ कंपैटिबल हो एंड साथ ही साथ वो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ भी एप्लीकेबल हो। और ड्राक ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने में लग गए, जहाँ पर उस समय बाकी के फिजिसिस्ट फिजिक्स में मेनली एक्सपेरिमेंटल डेटा पर डिपेंडेड थे। मतलब किसी भी चीज़ को समझने के लिए वो आसपास के फिनोमेनन्स को देखते थे, लेकिन वही ड्राक सिंपली पेन एंड पेपर के साथ बैठते थे और मैथमेटिकल इक्वेशंस को गैस करते थे। उनको मैथमेटिकल इक्वेशन से खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। उनके अकॉर्डिंग अगर उनको लगता है कि अगर कोई इक्वेशन में मैथमेटिकल ब्यूटी आ रही है तो वो ये मान कर चलते थे कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब इसके कई सालों के बाद 1928 में ड्राक ने श्रोडिंगर इक्वेशन को मॉडिफाई किया और उसको आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ एग्री भी कराया कुछ चेंजेस के साथ। और उनकी ये ग्राउंड ब्रेकिंग इक्वेशन, जिसको हम ड्राक इक्वेशन भी बोलते हैं, उसने फिजिक्स में कुछ नए कंसेप्ट्स को भी डिफाइन किया, जैसे कि स्पिन और इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन दरअसल एक इंट्रिंसिक क्वांटम प्रॉपर्टी होती है। दरअसल ये एक एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि ड्राक इक्वेशन से हमारे सामने आ रहा था। इलेक्ट्रॉन के स्पिन के ऊपर हम किसी और वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। बट अपनी इक्वेशन को डेवलप करते समय ड्राक ने ये रियलाइज़ किया कि आइंस्टीन का E=mc² फार्मूला आधा ही सही है। दरअसल उन्होंने ये क्लेम किया कि E=mc² को E=mc² नहीं होना चाहिए, बल्कि E=mc² को प्लस माइनस E=mc² होना चाहिए। अब माइनस साइन यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि अगर आप E² = m²c⁴ का अंडर रूट लेते हो तो वहाँ पर सॉल्यूशन में मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस साइन आना चाहिए। E² = m²c⁴ आइंस्टीन के ओरिजिनल इक्वेशन में हमको मिलता है, लेकिन अब फिजिक्स के एक्सियम्स के अनुसार स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए मैटर पार्टिकल हमेशा लोएस्ट एनर्जी की स्टेट में जाना चाहते हैं। इसका मतलब E=mc² में नेगेटिव साइन ये इम्प्लाई करता है कि सारे इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइटली बड़े नेगेटिव एनर्जी में फॉल डाउन कर जाएंगे।
मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में है, मतलब वो बाउंड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। अगर उनके पास पॉजिटिव एनर्जी स्टेट है तो वो फोटोन को एमिट करेंगे और ट्रांजिशन करेंगे नेगेटिव एनर्जी स्टेट में, और ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहेगी। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लाइट हमको हमेशा मिलती रहेगी। पर एक्चुअल केस में रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, हमारे स्टेबल यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता। रियल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बिल्कुल भी बिहेव नहीं करते। तो इस चीज़ के लिए ड्राक को एक नई अप्रोच लगानी होगी। इस चीज़ ने ड्राक को इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचने पर मजबूर किया, और उन्होंने एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाया जिसको कहा जाता है ड्राक्सी, जिसमें उन्होंने ये इमेजिन किया कि सारे नेगेटिव एनर्जी स्टेट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव एनर्जी स्टेट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो सारे नेगेटिव स्टेट पहले से ही ऑक्यूपाइड हैं। और जैसा कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमको कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, तो नेगेटिव स्टेट वाली एनर्जी के इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन अलग ऑक्यूपाइड रहेंगे। हाँ, पर यह चीज़ ज़रूर पॉसिबल है कि अगर कोई पार्टिकल नेगेटिव एनर्जी वाली ड्राक्सी में मौजूद है तो अगर हम उसको सफिशिएंट एनर्जी दें तो उसको पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में लाया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी स्टेट में एक होल क्रिएट हो जाएगा और इस होल का वैसा ही मास होगा जैसा कि ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और ड्राक ने 1931 में ओपेनहाइमर से सजेशन लेने के बाद ये लिखा कि ये होल एक एंटी इलेक्ट्रॉन है, और जब ये होल और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एंटी इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का आपस में रिकॉम्बिनेशन होता है तो वो एक दूसरे को एनिहिलेट कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, और जब भी ऐसा होगा तो काफ़ी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि एनिहिलेशन में हमेशा काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ से पहली बार एंटी इलेक्ट्रॉन एंटी मैटर का कंसेप्ट आया। अब ये सारी चीज़ें हैं उन्होंने अपने थ्योरेटिकल मॉडल में, मतलब मैथमेटिकल मॉडल में ही प्रेडिक्ट की थी। केवल मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको देखा था, लेकिन 1932 में हमको इसका एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन मिला। एक अमेरिकन फिजिसिस्ट कार्ल एंडरसन जब कॉस्मिक रेज के कंपोजिशंस को एग्जामिन कर रहे थे, कॉस्मिक रेज दरअसल हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्पेस में मूव करते हैं नियरली स्पीड ऑफ लाइट के साथ। जब वो उनका एग्जामिनेशन कर रहे थे तो उन्होंने एक्चुअल में पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल ऑर्डिनरी बिहेवियर से कुछ दूसरा बिहेवियर बता रहा है, और उसकी ट्रैजेक्टरी ये बता रही थी कि वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका मास प्रोटॉन के 1/1836 टाइम कम है, और इतना मास तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का होता है। तो मतलब उसका मास तो इलेक्ट्रॉन की तरह है, लेकिन बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज की तरह है। तो मतलब एक्सपेरिमेंटली पहली बार एंडरसन ने एंटी मैटर को ढूंढा, और 1933 में पॉल ड्राक को अपने काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। और अपने नोबेल प्राइज़ लेक्चर के दौरान ड्राक ने सजेस्ट किया कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल इस नेचर की फंडामेंटल सिमेट्री होती है। फॉर एवरी पार्टिकल देयर एग्जिस्ट एन एंटी पार्टिकल। और उसके बाद 1955 में एंटी प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया। दरअसल ड्राक इक्वेशन की सक्सेस हमको ये बताती है कि कैसे मैथमेटिकल रिजल्ट अपने आप को रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ड्राक रियल में एक काफ़ी बड़े जीनियस थे। ये तो हमने केवल उनकी एंटी पार्टिकल स्टोरी को जाना, बट इनका कंट्रीब्यूशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स आज हम पढ़ते हैं, ड्राक ने उसको अपनी खुद की एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा, जिसको कहा जाता है ड्राक नोटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बिना क्वांटम मैकेनिक्स हमको काफ़ी ज़्यादा टफ लग सकती है, जिसको हम कभी किसी और वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर आप ड्राक के कितने क्लेवर अप्रोच को देख सकते हो कि कैसे उन्होंने आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन को ऑब्जर्व किया, उसमें सिंपल सा मैथमेटिक्स का रूल लगाया कि अगर आप अंडर रूट लेते हो तो सॉल्यूशन में प्लस के साथ माइनस साइन भी आता है। प्लस साइन को तो आपने एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन नेगेटिव साइन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? और इस नेगेटिव साइन के लिए उन्होंने अपना खुद का एक ड्राक-सी मॉडल बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि इसकी सारी स्टेट ऑक्यूपाई होती हैं, लेकिन अगर आप उसमें एनर्जी देते हो तो आपके पार्टिकल नेगेटिव एनर्जी स्टेट से पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में चला जाता है और रह जाता है एक होल जो कि एंटी पार्टिकल है, जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के जैसा है, लेकिन उसका बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज की तरह है।
तो देखिए कितनी क्लेवर अप्रोच है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।